हेलो डियर स्टूडेंट्स फ्रॉम गुड शेफर्ड हायर सेकेंडरी स्कूल, माई सेल्फ DM शर्मा। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आदित्य एजुकेशन पर। आई एम बैक विद द फोर्थ वीडियो ऑफ डिमांड, द थर्ड लेसन ऑफ इकोनॉमिक सब्जेक्ट स्टैंडर्ड 11th गुजरात बोर्ड। Friends, in the last video, we had studied the law of demand and reason for inverse relationship between price and demand. Today we will study the exceptions of law of demand and the expansion and contraction of demand. So without wasting time, let's start. In today's video, we will study the exceptions to the law of demand. यानी फ्रेंड्स, कुछ ऐसी कमोडिटीज़ या कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जिन पर लॉ ऑफ डिमांड की कोई असर नहीं होती। तो चलिए ऐसी प्रोडक्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं। ऐसे गुड्स में नंबर 1 पर है प्रेस्टिजियस गुड्स, सेकंड नंबर है एक्सट्रीमली लो प्राइस गुड्स, थर्ड नंबर है गिवन गुड्स एंड 4 नंबर है स्पेशल प्रेफरेंसेस ऑफ पीपल। प्रेस्टिजियस गुड्स मीन्स वेरी एक्सपेंसिव गुड्स which are consumed by the very rich people. For example, expensive jewelry, expensive cars, expensive mobile phones, etc. So, if the prices of such prestigious or expensive goods increased or decreased, their demand remains same. For example, suppose BMW कार की कीमत अगर 2 लाख रुपए कम हो जाती है तो क्या हमारे और आप जैसे लोग उसे खरीदने जाएंगे? क्या हमारी डिमांड उसके लिए इंक्रीज़ होगी? या जो बहुत अमीर लोग हैं, बहुत रिच लोग हैं, क्या उनकी डिमांड इनके लिए एकदम से बढ़ेंगी? जी नहीं फ्रेंड्स, जो बहुत ज़्यादा रिच पर्सन है उसे 2, 5 लाख, 10 लाख आगे पीछे होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सेम ऐसे ही अगर 1 करोड़ की कार है, उसके 5 लाख कम भी हो गए तो हम उसे खरीदने जाने वाले नहीं हैं। तो ऐसे जो प्रेस्टिजियस गुड्स होते हैं, एक्सपेंसिव गुड्स होते हैं, उनके प्राइस में अगर फ़र्क आता है तो भी उनकी डिमांड्स अनचेंज रहती हैं। सेकंड एक्सेप्शन इज़ एक्सट्रीमली लो प्राइस्ड गुड्स, यानी बहुत ही सस्ती या कम कीमत वाली चीज़ वस्तुएं। फ्रेंड्स, उनके भी प्राइस में अगर कमी हो जाए तो उनकी डिमांड्स एकदम से बढ़ जाने वाली नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल सॉल्ट। फ्रेंड्स, अगर नमक की कीमत कम हो गई तो क्या आप अपने खाने में उसे ज़्यादा यूज़ करेंगे? जी नहीं। नमक एक बहुत ही सस्ती चीज़ है, उसकी कीमत अगर आप कम करोगे तो भी आप उतना ही कंज्यूम करने वाले हो जितना आप करते हो। दूसरा एग्जांपल स्टेपलर पिन्स। अगर स्टेपलर पिन्स के प्राइस में गिरावट आती है तो क्या आप ज़्यादा स्टेपलर पिन्स यूज़ करने लग जाएंगे? जी नहीं फ्रेंड्स, उनकी डिमांड भी सेम रहती है। थर्ड एक्सेप्शन इज़ गिवन गुड्स। गिवन गुड्स आर ऑल्सो नोन एज इन्फीरियर गुड्स। इन्फीरियर गुड्स ऐसी प्रोडक्ट होती हैं जो हमारा लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रेजेंट करती हैं। इस टाइप के गुड्स मोस्टली बहुत ही जो पुअर लोग होते हैं वो इन्फीरियर गुड्स का यूज़ करते हैं। जैसे जैसे लोगों की इनकम इंक्रीज़ होती है तो गिवन गुड्स का यूज़ वहाँ पर कम होता जाता है और उसकी जगह पर ज़्यादा अच्छी क्वालिटी वाली प्रोडक्ट्स लोग यूज़ करने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, गिवन गुड्स के लिए जो डिमांड का लॉ है वो अपोजिट जाता है। नॉर्मली अगर प्रोडक्ट्स की कीमत कम होती है तो उसकी डिमांड इंक्रीज़ होती है, लेकिन गिवन गुड्स या इन्फीरियर गुड्स में ऐसा है कि अगर आपकी इनकम इंक्रीज़ होती है तो आप अच्छी क्वालिटी की चीज़ की तरफ जाएंगे और इन्फीरियर या गिवन गुड्स को आप अवॉइड करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल वनस्पति घी और शुद्ध देसी घी। जब आपके पास पैसे नहीं होते तब आप वनस्पति घी से काम चलाते हैं, और जब आपके पास पैसे आते हैं तब ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसे आए तो वनस्पति घी का कंजम्पशन आपने और ज़्यादा कर दिया, उसकी डिमांड और ज़्यादा हो गई। जी नहीं, आप वनस्पति घी को अवॉइड करके प्योर घी की तरफ जाएंगे। सेम दूसरे एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं, जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं होता वो ज्वार या बाजरे से बनी रोटियां खाना पसंद करते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी इनकम इंक्रीज़ होती है वो ज्वार या बाजरा की कंजम्पशन को कम कर देते हैं और व्हीट यानी गेहूं की रोटी की तरफ मूव करते हैं। ये जो ऑब्जर्वेशन है कि किसी इंसान की इनकम बढ़ने से
इन्फीरियर गुड्स का कंजम्पशन कम हो जाता है। इसका ऑब्जर्वेशन रॉबर्ट गिफन ने किया था। उसी के नाम पर इन प्रोडक्ट्स को गिफन गुड्स के नाम से जानते हैं। एंड द फोर्थ वन इज स्पेशल प्रेफरेंसेस ऑफ पीपल। फ्रेंड्स, कुछ कस्टमर्स का ग्रुप ऐसा होता है कि जिनकी पसंद स्पेशल होती है या फिक्स होती है। उन्हें उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अलावा कोई दूसरी प्रोडक्ट को यूज़ करना ही नहीं है। उनकी स्पेशल प्रेफरेंस है या उनकी स्पेशल पसंदगी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, टूथपेस्ट के लिए कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ कोलगेट पर ही अपना भरोसा उतारते हैं या कोलगेट को ही यूज़ करना पसंद करते हैं। इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन उन्हें दिया जाए तो वो उसे अवॉइड करते हैं। तो इस टाइप में अगर कोलगेट की कीमत कम भी हो जाती है तो भी वो कोलगेट को ही यूज़ करेंगे। ऐसा नहीं है कि उसकी कीमत कम हो गई तो उनके स्टेटस पे कोई फ़र्क पड़ेगा, वो और ज़्यादा महंगी टूथपेस्ट की तरफ जाएं। जी नहीं, उनकी स्पेशल प्रेफरेंस है कोलगेट, मतलब कोलगेट। अगर उसकी कीमत बढ़ती भी है तो भी वो कोलगेट यूज़ करेंगे और अगर घटती है तो भी कोलगेट ही यूज़ करेंगे। नाउ फ्रेंड्स, द नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। फ्रेंड्स, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ एग्जाम दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज़ पे अटेंशन। फ्रेंड्स, डिमांड का एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन वो अलग चीज़ है और डिमांड का इंक्रीज और डिक्रीज वो अलग चीज़ है। कुछ लोग इन दोनों में फ़र्क नहीं समझते, वो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन को भी इंक्रीज या डिक्रीज इन डिमांड ही कहते हैं। तो हम यहाँ पर इन दोनों को क्लियर करेंगे। तो पहले हम सीखते हैं एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, यानी कि ऐसा कब कहा जा सकता है कि डिमांड में एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। When other determinants are assumed to remain constant and price is varied, then there is expansion and contraction in demand। यानी कि प्राइस के अलावा बाकी के सारे फैक्टर्स ऑफ डिमांड्स को या डिटर्मिनेंट्स को हम कांस्टेंट अज्यूम करें तो उनके कांस्टेंट रहते हुए डिमांड में जो चेंज आता है उसे हम एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। यानी कि प्राइस के कारण डिमांड में होने वाला चेंज एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन कहलाता है। When prices falls, keeping other factors constant, there is expansion in demand. Accordingly, when price rises and other factors do not change, then there is contraction in demand. यानी कि जब किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस फॉल्स होता है या कम होता है, उस वक्त डिमांड में जो चेंज आता है उसे हम एक्सपेंशन कहते हैं, और जब प्राइस बढ़ जाता है तब डिमांड में जो चेंज आता है उसे हम कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। यानी प्राइस के घट जाने से डिमांड एक्सपांड होती है, ना कि इंक्रीज होती है, और प्राइस के बढ़ जाने से डिमांड का कॉन्ट्रैक्शन होता है, ना कि डिमांड डिक्रीज होती है। एग्जाम्पल के लिए इस टेबल को आप देख सकते हैं कि जब प्राइस 5 रुपीज़ था तब डिमांड 1 यूनिट थी। जब प्राइस 4 रुपीज़ हुआ तब डिमांड एक्सपांड होकर 2 रुपीज़ हुई। ऐसे ही जैसे जैसे प्राइस कम होता जा रहा है आप देख सकते हैं डिमांड एक्सपांड होती जा रही है या बढ़ती जा रही है। तो डिमांड का एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन समझने के लिए हम 3 पॉइंट्स पर फोकस करेंगे। स्टार्टिंग में हम 3 को एज अ सेंटर या इनिशियल पॉइंट लेते हैं कि जब प्राइस 3 रुपीज़ था तब डिमांड भी 3 यूनिट्स थी। फिर जब प्राइस 3 से 5 रुपीज़ होता है, यानी कि जब प्राइस इंक्रीज़ होता है, तब आप देखेंगे कि जो डिमांड है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है या डिमांड का कॉन्ट्रैक्शन होता है और डिमांड 1 यूनिट तक कम हो जाती है। और जब प्राइस 3 रुपीज़ से डाउन होकर 1 रुपीज़ तक आता है तब डिमांड एक्सपांड होती है और 5 यूनिट्स तक पहुंच जाती है। तो यहाँ हम इन 3 पॉइंट्स पर फोकस करेंगे। इनिशियल पॉइंट हमारा 3 रहेगा, इसके बाद हमारी डिमांड का कॉन्ट्रैक्शन होता है और डिमांड का एक्सपेंशन होता है। इस सेम चीज़ को हम ग्राफिकली समझते हैं। आप इस ग्राफ पेपर पर देख सकते हैं OX एक्सिस पर हमने डिमांड को इंडिकेट किया है और प्राइस को हमने OY एक्सिस पर मेंशन किया है। तो फ्रेंड्स, पहले तो हम हर एक प्राइस और डिमांड से डिमांड कर्व बना देते हैं।
आप देख सकते हैं एट द इनिशियल स्टेज द प्राइस वॉज ₹5, एट दैट टाइम द डिमांड वॉज 1 यूनिट। तो आप देख सकते हैं कि डिमांड यहाँ पर 1 यूनिट यहाँ आप देख सकते हैं और प्राइस यहाँ देख सकते हैं ₹5। तो ₹5 के लिए ये लाइन और डिमांड के लिए ये लाइन, ये दोनों इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं। तो यहाँ हमने एक पॉइंट बना दिया है। सेम ऐसे ही व्हेन प्राइस फॉल्स अप टू ₹4 द डिमांड एक्सपांड्स अप टू 2 यूनिट्स। आप देख सकते हैं 4 की लाइन यहाँ है और 2 की लाइन यहाँ है, ये दोनों इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं। तो यहाँ हमने एक और पॉइंट यहाँ बना दिया। फिर प्राइस जब और ज़्यादा फॉल्स होकर ₹3 होता है, एट दैट टाइम डिमांड एक्सपांड्स अप टू 3 यूनिट्स। तो आप देख सकते हैं प्राइस की ₹3 की लाइन ये है और डिमांड की 3 यूनिट्स की लाइन ये है, ये दोनों इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं। तो यहाँ हमने एक और पॉइंट बनाया। ऐसे ही 2 और 1 के लिए भी हम पॉइंट्स बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने सारे पॉइंट्स मेंशन कर दिए हैं। अब इन सभी पॉइंट्स में से पास होने वाली हम एक डिमांड लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जो ब्लैक कलर की लाइन मैंने ड्रॉ की है उसे हम डी नाम देंगे। तो इसे हम डिमांड लाइन या डिमांड कर्व भी कह सकते हैं। अब फ्रेंड्स इस लाइन के ऊपर हमने जो इनिशियल पॉइंट लिया था, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 3 पर सर्कल किया हुआ है। इसके सामने जो 3 डिमांड थी इसे हमने इनिशियल पॉइंट लिया था। तो वो सेम पॉइंट इस ग्राफ पेपर पर हमारे लिए ये पॉइंट बनता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है। तो इसे हम ए नाम देते हैं। और इसके बाद का जो पॉइंट हमने लिया था वो ये लिया था फ्रेंड्स, यानी कि जब हमारी डिमांड 3 यूनिट से 1 यूनिट तक हो जाती है, यानी हमारी डिमांड आप देख सकते हैं यहाँ पर आती है, तो इसे हम यहाँ पर बी नाम देंगे। और नेक्स्ट में हमने ये वाला पॉइंट लिया था जहाँ पर हमारी डिमांड 3 से 5 यूनिट्स तक होती है, तो इसे हम यहाँ पर सी पॉइंट लेंगे। तो फ्रेंड्स ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं ए टू बी, इसे हम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कहेंगे। और ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ए टू सी, इसे हम एक्सपेंशन ऑफ डिमांड कहेंगे। एग्जाम में फ्रेंड्स आपको इस फिगर का एक्सप्लेनेशन भी लिखना पड़ेगा। तो एक्सप्लेनेशन आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि इन द अबव शेड्यूल एट इनिशियल स्टेज द प्राइस एंड डिमांड बोथ आर सेम 3 विच कैन बी सीन एट पॉइंट ए इन द फिगर। तो आप इस फिगर में देख सकते हैं फ्रेंड्स, जब हमारा इनिशियल पॉइंट ए है उस वक्त हमारी डिमांड और हमारा प्राइस दोनों 3 हैं। When price falls to ₹1, demand expands 5 units, which is shown at point C in the diagram. The movement from A to C on demand curve DD is called expansion of demand. आप यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, जब प्राइस ₹1 तक फॉल होता है तब डिमांड 5 यूनिट्स तक एक्सपांड होती है। और डिमांड कर्व पर या डिमांड लाइन पर जो A to C का जो मूवमेंट है उसे हम एक्सपेंशन ऑफ डिमांड कहेंगे। And now from the initial point A, if the price rises from 3 to 5, the demand contracts from 3 units to 1 unit, which is shown at point B. The movement from A to point B on the same demand curve DD is called contraction of demand. आप देख सकते हैं जब प्राइस ₹3 to ₹5 तक इंक्रीज होता है, at that time the demand contracts from 3 to 1 unit which can be seen at point B. आप उसे B पॉइंट पर देख सकते हैं। and the movement of initial stage A to B on demand curve DD is called contraction of demand. तो फ्रेंड्स यहाँ हमारा एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड का टॉपिक खत्म होता है। In the next video we will see the increase and decrease in demand. So friends, we stop here today. I hope you all have understood all the points that I have explained. If you have any doubt, you can ask me in the comment section, और आप मुझे मेरे
मेल आईडी पर भी अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। इफ़ यू स्टिल हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब इट and press the bell icon button so that you can get the notifications of my next videos on the very first day. अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ उसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट हमें दें ताकि हमें ऐसे ही इंस्पिरेशन मिलती रहे। बहुत जल्द मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करें, सुरक्षित रहें। गुड बाय।